तीसरे चरण के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और दिग्गज नेता लगातार धुआंधार दौरा कर रहे हैं। मैं इस समय रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ ही मिनटों में सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय यहां पे पहुंचने वाले हैं और धुआंधार दौरा वो कर रहे हैं। पहले तमनार ब्लॉक में, तमनार क्षेत्र में वो जनसभाएं करेंगे और इसके तुरंत बाद बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में वो दौरा करने वाले हैं। आम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देखिए कि ये आगमन की तस्वीर देखिए कि आगमन के लिए किस तरह से कलश यहाँ पे लगाए गए हैं और स्वागत की तैयारी है। सूबे के मुखिया यहाँ पहुँचेंगे, उनका स्वागत होगा और उसके बाद तुरंत बाद तमनार में जनसभा करने वाले हैं। उत्साह कितना है ये इनके चेहरों पर नजर आएगा। क्या कहेंगे सीएम जनसभा करने वाले हैं, लोकसभा का तीसरा चरण चुनाव होने वाला है, किस तरह से माहौल है? ललुंगा विधानसभा विकासखंड तमनार के इस मुख्यालय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का अभी आगमन होने वाला है और निश्चित ही यह लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है और यह चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। वर्तमान में अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार हमारे देश के जनता और हम सब लोगों का प्रयास है कि हम प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्थापित करेंगे और ज़रूरी भी है। तो कुछ ही मिनटों में सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसके बाद फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और मैं उसके बाद 1-to-1 उनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत का भी प्रयास करूँगा, उन मुद्दों को जानने का प्रयास करूँगा, उस स्ट्रेटजी को जानने का प्रयास करूँगा जिसके भरोसे बीजेपी 400 पार जीत का दावा कर रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय तमनार पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें देखिए कि उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है और तमनार के स्कूल ग्राउंड में अब वो आम सभा को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो आम सभा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास भी करूंगा, माहौल जानने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे मैदान, खेल मैदान, जहाँ पर सीएम की आम सभा होने वाली है। संजय टोप्पो जी, नरेश गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, संतोषी श्रीवास जी, बसंत राठिया जी, राजेंद्र मिश्री जी, हरिराम गुप्ता जी, मनोज चौहान जी, वीरेंद्र राठिया जी, डिग्रीलाल साहू जी, आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। भारत माता की। तो सीएम विष्णुदेव साय की आम सभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमनार के मैदान में ये आम सभा होने वाली है। विजय संघनाथ रैली इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है और सीएम साय स्वयं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ मैं लोगों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पे उन्हें सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे उनके भाषण को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे मैं बात करने का प्रयास भी करूँगा। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। ये बताइए, आप यहाँ सीएम साहब को सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये तो अभी मतलब सीएम साहब की मीटिंग उसमें हम लोग आए हुए हैं। ये अपना राधेश्याम जी का प्रचार करने आ रहे हैं और ये 7 तारीख को जो राधेश्याम जी के ऊपर वोट डालने जाएंगे तो एक औपचारिकता है, वो तो 100% जीत ही रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये कॉन्फिडेंस है कि जीत रहे हैं, ऐसा क्यों? अब विपक्ष में जो है उसको तो कोई जानता ही नहीं है। मेरे को तो अभी तक मतलब जान ही नहीं रहा कौन उठा है। माहौल क्या लग रहा है देश में और प्रदेश में? मोदी नो डाउट तीसरी बार 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा। 400 नहीं 450, 400 कहाँ लगा रखे हो आप? ये कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस है। 450 पार की बात कर रहे हैं। ये बताएंगे, सुनने के लिए आए हैं सीएम साय को, क्या कहेंगे? सीएम साय के कार्यक्रम में आए हैं। आप सबके सुनिश्चित है और जबकि यहाँ राधेश्याम राठिया जी 2 लाख से ऊपर वोट से जीत रहे हैं। कैसा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। और देश में किसकी सरकार बन रही है? देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। एक्सक्लूसिव बातचीत सीएम विष्णुदेव साय से हम करने वाले हैं और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रदेश के मुद्दों पर बात करेंगे, देश के मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी है और 400 पार का जो आंकड़ा पीएम ने दिया है उसको पूरा करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रही है। तो
सीएम विष्णुदेव साय ने अभी तमनार में जनसभा को संबोधित किया है। वो तस्वीरें भी आपने देखी और लोगों से बातचीत करके हमने माहौल जानने की कोशिश भी की। और अब तुरंत बाद सीएम विष्णुदेव साय यहाँ से बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना होने वाले हैं। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मस्तूरी के चिल्हाटी में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, सीएम साय के साथ कुछ समय बिताते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं और पूरे प्रदेश की 11 सीटें जिस तरह से जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है और मोदी ने जो नारा दिया है 400 पार का नारा, उस नारा को पूरा करने के लिए किस तरह से बीजेपी मेहनत कर रही है। मेरे साथ सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने रायगढ़ के तमनार में जनसभा को संबोधित किया है और अब वो बिलासपुर संभाग के लिए रवाना हुए हैं। सीएम साय जो कि सरल, सौम्य और फौरी तौर पर डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, किस तरह के रुझान आ रहे हैं और क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको प्रदेश में, देश में? 3 लोकसभा राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में और 19 अप्रैल को पहला चरण संपन्न हुआ है। और पहला चरण में हमारे छत्तीसगढ़ का 1 लोकसभा क्षेत्र बस्तर का मतदान संपन्न हुआ। इसमें बहुत अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से बस्तर की सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान है क्योंकि आज जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। उन्होंने जो 10 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता की है, सबके सुख दुख की चिंता की है, गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, उससे जनता का विश्वास उन पर बढ़ा है। और सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और सबका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं देख रहा था कि लगातार व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं, चाहे पीएम मोदी जी को लेकर कहें या बीजेपी के तमाम दिग्गजों को लेकर कहें। क्यों, क्या लगता है कि कांग्रेस डर गई है इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप कर रही है? बार बार राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह की स्थितियां बन रही हैं? कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। आज़ादी के 75 वर्षों में लंबे समय तक 55-60 साल तक उनकी सरकार रही और उन्होंने देश को छलने का काम किया और इसलिए देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। आज मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस, इसलिए लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है और कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें, 11 सीटों का टारगेट आप पर है और इसके अलावा दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी आपको मिली है, आप लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप, किस तरह का माहौल दिखता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह से मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, उनके 10 साल के कामों के प्रति और मोदी की गारंटी को भी हम लोगों ने ये 3-4 महीने में जो पूरा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या 2 साल का बकाया बोनस हो या किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो या 2100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो या महतारी बंधन योजना में माता बहनों को 2 महीने का 2 किस्त दे चुके हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं, तेजू पत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदी का ऑर्डर सरकार कर चुकी है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति भी विश्वास बढ़ा है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार पूरी की पूरी सीट 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक बड़ी अच्छी बात जो पीएम मोदी ने कही, उन्होंने कहा कि आप सरगुजा के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि आप उनके छोटे भाई हैं और एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। क्या लगता है एक बड़ी उपलब्धि है कि देश का सबसे बड़ा व्यक्ति वो छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करता है, सीएम साय की तारीफ करता है? कैसा लगता है आपको जब सुनते हैं आप? जो भी हम लोग काम कर पाए हैं पिछले 3-4 महीनों में, मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और आगे भी उनके आशीर्वाद से मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे।
और वास्तव में 3-4 महीने में बहुत काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। जब आपने सीएम पद की शपथ ली, मैं आपके गांव गया था, तब आप गांव के लोग बता रहे थे कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, पंच से लेके सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और उसके बाद सीएम तक का सफ़र, किस तरह से आपने ये तय किया और कैसा महसूस करते हैं? आपने इस क्षेत्र को काफ़ी करीब से भी देखा है, कुछ रोड मैप तैयार आपने किया है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं तो आदिवासियों की उम्मीदें काफ़ी आपसे है, ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ करेंगे। आपने कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया है? देखिए, हम गांव के रहने वाले और हम 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था, उनका साया हमारे सर से उठ गया था और हम कभी नहीं सोचे थे कि हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, केंद्र में राज्यमंत्री बनेंगे या कभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो सोचते थे कि खेतीबाड़ी करके अपने भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, माताजी और दादी माँ का ख्याल करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और जो भी पार्टी हमको दायित्व सौंपी उसको पूरी निष्ठा के साथ हम करते गए और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर हमको पहुंचा दी है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पहली बार एक आदिवासी के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो आदिवासियों की अपेक्षा बढ़ी है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो बस्तर और सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य है तो आदिवासियों का समुचित विकास हो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों का चिंता करने वाली पार्टी है, काहे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है और यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री के रूप में है। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का चिंता करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार भी आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ के आदिवासियों के विश्वास में पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगी। आदिवासियों की बात चली है तो नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। किस तरह से आपने सोचा है, क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है और क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं उनके तरफ से संधि को लेकर या नक्सलियों की ओर से कोई इस तरह की कोई पहल हुई है सरकार के साथ बातचीत की या सरकार उस दिशा में कोई प्रयास करेगी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की भी सरकार है, केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अभी तक का मतलब एक दिन में 29 नक्सलियों को ख़त्म करना, इसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी, 1 नक्सली 10 लाख का इनामी बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी ऑप्शन रखा है और सैकड़ों लोग छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सलियों के लिए उसमें विश्वास करके सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनके साथ सरकार न्याय करेगी। एक बड़ा गेम चेंजर हुआ था महतारी वंदन योजना। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने फॉर्म भरवाया, ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की। अब आयुष्मान योजना को लेकर जिस तरह से फॉर्म भरवाने की बात कही जा रही है, क्या इसको भी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माने हम? बिल्कुल, महतारी वंदन योजना में आज 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 2 महीने का किस्त भेज चुके हैं और आने वाले समय में भी हर महीने पहले सप्ताह में ही उनकी किस्त 1000 रुपया उनके खातों में भेज देंगे। और अभी जो संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव का जारी हुआ है, मोदी की गारंटी 2024, उसमें 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों या APL हो BPL हो, सबको आयुष्मान भारत में शामिल किया जा रहा है और उसके लिए भी पार्टी फार्म भरवा रही है।
और इससे करीब 8-9 लाख लोग पूरे प्रदेश में 70 साल से ऊपर के लोग हैं और एक बड़ा काम आने वाले समय में भारत सरकार 70 साल के ऊपर वालों के लिए आयुष्मान भारत में करने वाली है। ऐसी स्थिति में जब बीजेपी स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर कर रही है, लोगों को आवास दे रही है, महतारी वंदन योजना की राशि लोगों के खाते में पहुंचाई जा रही है, सैम पित्रोदा का ये बयान आता है कि विरासत पर टैक्स लगेगा। ये किस तरह का बयान है और क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। विरासत टैक्स कभी भी हमारे देश में बर्दाश्त नहीं होगा। काहे कि यहाँ का जो भी संसाधन है वो यहाँ के आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ा वर्ग का और सबका है और वो लोग मेहनत करेंगे और विरासत टैक्स देना पड़ेगा। ये कभी भी छत्तीसगढ़ के लोगों को और इस देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी ने एक और वादा पूरा कर दिया, जो पीएससी में गड़बड़ी की बात की थी उसकी केंद्र सरकार ने जांच की बात कही है। कहीं ना कहीं मोदी की एक और गारंटी चुनाव के पहले पूरी हुई है। बिल्कुल। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, हमारे बेटा बेटियों के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। पिछली कांग्रेस की सरकार में पीएससी के माध्यम से घोटाला हुआ था और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई जांच होगी। 25 तारीख को भारत सरकार इसकी अनुमति दे चुकी है। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी और जो भी इसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ट्रेनों के लिए काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसको लेकर दिक्कतें हो रही है। किस तरह से आप प्रयास करेंगे और ख़ास तौर पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है, चाहे जसपुर लोहरदगा की बात करें, धर्मजगढ़ क्षेत्र की बात करें, पैसेंजर ट्रेनें वहाँ पे चल जाएं और कुछ ट्रेनें जो थम गई हैं उन ट्रेनों को फिर से चलाया जाए। आप एज ए सीएम किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, अभी पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था आदरणीय मोदी जी का, उसमें भी रेलवे के क्षेत्र में बहुत पैसा मिला है। पहली बार पिछले समय रेलवे के विस्तार के लिए पैसा मिला है और आने वाले 5 साल में और ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर उड़ान योजना में कई हमारे मतलब हवाई यात्रा का भी सुविधा यहाँ पर बढ़ा है और हम ये कह सकते हैं कि अभी जब तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी और रेलवे के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ में बहुत विकास होगा। प्रदेश की कुछ सीटें हैं जिसको लेकर बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें, महासमुंद लोकसभा सीट की बात करें, कांग्रेस को पूर्व में कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, दिग्गजों को उतारना पड़ा, पूर्व मंत्रियों को उतारना पड़ा। क्यों इस तरह की स्थिति है और क्या मुकाबला वाकई में कड़ा होगा, बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उस पार्टी में अभी बिखराव है। अभी पिछले समय में हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश किए हैं। इतना तक कि कैंडिडेट भी उनको नहीं मिला है। अलग अलग जगह कैंडिडेट बनाकर उनको भेजना पड़ा है और मुद्दा विहीन है कांग्रेस और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और हमारी सरकार ने, चाहे मोदी जी का 10 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धि हो, काम हो, या 3-4 महीने की हम लोग की उपलब्धि है, इससे छत्तीसगढ़ की जनता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति भी विश्वास बढ़ा है और जनता का भरपूर आशीर्वाद इस लोकसभा के चुनाव में मिलने वाला है। और इस बार हम लोग पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देने वाले हैं। एक बेहद संवेदनशील सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप बेहद ज़मीनी व्यक्ति रहे हैं और आम लोगों के दुख दर्द को भी आपने समझा है और चूँकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आपका कोई ड्रीम हो कि आपको लगता है कि वो आप करना चाहते हैं इस प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए? क्योंकि जिस दिन आपने सीएम पद की शपथ ली थी, मैडम सीएम ने ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, उनके क्षेत्र में लोग ढोड़ी का पानी पीते हैं तो पेयजल सुविधाएँ बेहतर हों। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है कि एक बड़ा काम जो आप इस प्रदेश के लिए करना चाहते हैं? बिल्कुल, मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा है छत्तीसगढ़ की जनता से
और अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र है, जिसमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास देश में बनाने का है, और जिस तरह से घर घर मोदी जी ने बिजली पहुंचाया, घर घर नल के द्वारा पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, उसी तरह से अब घर घर पाइप के द्वारा रसोई गैस भी पहुंचाने का है। तो इन सब कामों को तत्परता के साथ छत्तीसगढ़ में लागू करने का काम हमारी सरकार का रहेगा। और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो आज विश्वास करके पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई है, तो उनके विश्वास में सरकार खरा उतरे। इसलिए जो भी आवश्यक और कदम होंगे, लोगों के साथ बैठ के और क्या हो सकता है, योजना बन सकती है, वो सबका प्रयास होगा और विश्वास में खरा उतरने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से होगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बात निकली है कांग्रेस में भगदड़ सी मची है, अनायास लोग पार्टी छोड़ भाग रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट बीजेपी को हो सकता है, या ऐसा लगता है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, कहीं उनको उपेक्षा तो महसूस नहीं होगा कि बाहरी लोग आ रहे हैं, उनका हक छिन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब बात में भूल मिल जाते हैं। सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय मेरे साथ मौजूद थे और देखा आपने कि किस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही, किस तरह से उन्होंने ये तय किया है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर विज़न उन्होंने तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। वो चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ विकास का एक नया सोपान गढ़े। तो रायगढ़ लोकसभा सीट के बाद अब सीएम का काफिला बिलासपुर लोकसभा सीट में पहुंच गया है। मस्तूरी के चिल्हाटी में हम पहुंच गए हैं और मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर है सीएम के आम सभा की और बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसलिए हमारे बिलासपुर क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं टोकन साहू, जो पहले विधायक और संसदीय सचिव के रूप में आप के बीच में काम कर चुके हैं, वो हमारे पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आने वाला 7 तारीख के उमंग आशीर्वाद देना है, कमल साहब में वोट देके श्री टोकन साहू जी आशीर्वाद देना है। और ये जो कांग्रेस मतलब इस समय छत्तीसगढ़ में खाता भी खोलने देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शक्तिशाली नेता की, मैं बात कर रहा हूँ देश के पीएम मोदी की। और ऐसे ही मोदी के जो भक्त हैं वो आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में नज़र आएंगे। और एक ऐसे भक्त से मैं आपको मिलाना चाहूँगा जिनका नाम है दामोदर दास, और इनके हुलिये से आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ बोलने के पहले मैं इनके अंदाज से आपको परिचित कराऊंगा, आप खुद बहुत समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे मित्रों और मेरे देशवासियों, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलता रहे चमन। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को बगिया की तरह सजाने वाले, चमकाने वाले और महकाने वाले। 100 वर्ष में कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो ऐसा अद्वितीय, अमिट, अमोघ कार्य को करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में, लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। और इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अधिक है, जहाँ भी ये जाते हैं तो युवा, बुजुर्ग और जो कार्यकर्ता हैं वो उनके पास पहुँचते हैं, इनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं, जैसे कि हमने गुजारिश की कि मोदी जी की आवाज़ में कुछ सुनाइए हमें। तो वो इसी तरह से मोदी की आवाज़ में न सिर्फ वोटों की अपील कर रहे हैं बल्कि मतदाताओं को मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग
सीपत से, सीपत मंडल ये बताइए कैसा लग रहा है माहौल? माहौल तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बीजेपी प्रत्याशी का क्या हाल है? बीजेपी प्रत्याशी लगभग 3 लाख वोट से इस बार फिर विजयी प्राप्त हो गए। तय कर लिया 3 लाख? बिल्कुल बिल्कुल तय है पहले से ही। अच्छा, कारण क्या है? क्या प्रत्याशी कांग्रेस का कमजोर है या मुद्दा नहीं है, या फिर क्या लग रहा है? देखिए प्रत्याशी भी बाहर का है, एक तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो, और वो पहले भी भ्रष्टाचार के उसमें तक फंसा हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी कौन है यहाँ से? अपने तोखन लाल साहू जी है, बिलासपुर लोकसभा से, वो 400 पार करेंगे इस बार। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? ये पास के गांव से। क्या माहौल है अभी? अच्छा तो लग रहा है। राहुल गांधी का माहौल है कि मोदी का माहौल है? मोदी का राहुल गांधी भी तो सभा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी सभा। मेरे को अभी पता नहीं उसके बारे में। वोट किसको? वोट देने जाओगे ना, किसको वोट करो? अभी बीजेपी को। काम वाम ठीक कर रही है? अभी देश की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। माहौल कैसा है? माहौल तो एकदम साए हैं यहाँ पर, साए हैं। 400 पार। 400 पार। कांग्रेस वाले भी तो बोले ना 1 लाख रुपए देंगे करके, तो 1 लाख नहीं चाहिए क्या? कसनी और करनी में बहुत अंतर है। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको करने वाले चाहिए। भूतो न भविष्यति, ना कभी ऐसा प्रधानमंत्री आया था ना आएगा, केवल मोदी। और ये बिलासपुर लोकसभा की तस्वीर है, और मैं लगातार आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मस्तूरी के पास चिल्हाटी गांव की तस्वीर है। और लगातार जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ रहा है। और यही तस्वीर, इन्हीं तस्वीरों को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक कैंपेन में निकले हुए हैं यहाँ पे, और लगातार आपको हर विधानसभा क्षेत्र की, हर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि यहाँ के मतदाताओं का मिजाज कैसा है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS24 बिलासपुर। राजेश्वर पटेल जी